द लॉर्ड शो में आज हमारे मेहमान हैं समाजवादी पार्टी से लखीमपुर खीरी के जिला अध्यक्ष रामपाल यादव जी। जनता पूरी तरीके से भाजपा से परेशान है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करना ही उनका मकसद है। लगभग एक दशक से 10 सालों से समाजवादी पार्टी का जिले में टुकड़ा काम है। एक भी विधानसभा सीट आपके खाते में नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नवंदी विधानसभा से हमारी तैयारी भी हुई थी। मुझे आश्वासन भी मिला था कि नवंदी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा। यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं, खीरी और भराड़ा। दोनों लोकसभा सीटों पे यहाँ की जनता ने और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगा करके दोनों लोकसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी के सांसद बनाने का काम किया। खीरी से जो सांसद माननीय उत्कर्ष शर्मा जी हैं, वो पिछले 2 बार विधायक भी रह चुके थे। भराड़ा से सांसद माननीय आनंद भुरिया जी हैं, वो भी पहले एमएलसी रह चुके थे और 2014 का लोकसभा चुनाव भी भराड़ा से लड़ चुके थे। जाति और धर्म की राजनीति तो प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि आगे से हॉस्पिटल को सीज किया जाता है, नेताओं के पीछे से वहां अस्पताल संचालित हो रहे हैं। तो सीमों की मिली भगत से एक तरफ प्राइवेट नर्सिंग होमों में ताला लगाया जाता है और दूसरी तरफ पता नहीं कैसे मिली भगत है सीमों की नर्सिंग होमों से, क्या है पीछे से नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय पे हमला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुनियोजित तरीके से महिलाओं को आगे करके किया है। समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। 2027 में कमबैक होगा समाजवादी पार्टी को। 27 का कमबैक तो 2024 से शुरू हो चुका है। द लॉर्ड शो में आज हमारे मेहमान हैं समाजवादी पार्टी से लखीमपुर खीरी के जिला अध्यक्ष रामपाल यादव जी, और द लॉर्ड शो में उनसे बात करेंगे और जानेंगे समाजवादी पार्टी की स्थिति के बारे में और आने वाले चुनाव के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कैसे की और ये संघर्षों का दौर रहा या किस तरीके से आप आगे बढ़ते रहे? हमारा जन्म जब हुआ, गांव की जो राजनीति थी, हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री गोपन प्रसाद जी 1960 में प्रधान चुने गए थे। 2002 में उनका स्वर्गवास हो गया था। लगातार 42 साल तक वो ग्राम प्रधान रहे। उसके बाद से हमसे बड़े वाले भाई साहब जयप्रकाश सिंह यादव जी वो प्रधान रहे। महिला सीट होने पे हमारी भाभी प्रधान रही। 2020 तक लगातार 60 साल तक हमारे पिताजी से लगाकर, भाई से लगाकर, भाभी से लगाकर यही लोग गांव का नेतृत्व किए। हमारे क्षेत्र में गन्ना समिति पैरा राजनीति का केंद्र बिंदु है, क्योंकि द्वारा विधानसभा में हमारा गांव पड़ता है। गन्ना समिति में लगातार शुरुआत से ही हमारे चाचा श्री मोहन लाल जी कई बार डायरेक्टर रहे। हमारे बड़े भाई साहब डायरेक्टर रहे। हम वहाँ डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन भी रहे। साधन सहकारी समिति वो गुप्ता थी, वहाँ का भी नेतृत्व हमारे परिवार में रहा। मैं भी उसमें उपाध्यक्ष के पद पे रहा। अन्य कई राजनीतिक पद भी हमारे परिवार में रहे। हमारा भतीजा मुन्ना यादव है, उसकी पत्नी अस्ता यादव रही से। हमारे छोटे भाई मेडिकल अफसर हैं डॉक्टर सुखभूषण सिंह जी। तो हमारा परिवार शुरुआत से ही, हमारा जन्म 1967 में हुआ, उसके पहले से ही हमारे परिवार में राजनीति थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब हम लोग शुरुआती दौर में पढ़ाई किए, तब भी राजनीति अपने पिताजी से सीखा करते थे। क्षेत्र में आना जाना रहता था, अन्य नेताओं से भी मुलाकात होती रहती थी।
तो उसी तरीके से हम लोगों की राजनीति की शुरुआत सबसे पहले गांव से हुई। गांव से राजनीति की शुरुआत हुई। आपने बताया कि ये शुरुआत जो है गांव से ही हुई और आपके जन्म से पहले से लोग राजनीति में मतलब राजनीति में जुड़े थे। तो आप किसे अपना आदर्श नेता मानते हैं या प्रेरणा स्रोत राजनीति की जो आपको मिलती है वो किससे? राजनीति में हमारे प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी हैं। हम 1992 में लगातार समाजवादी पार्टी के सचिव सदस्य के रूप में अपना पढ़ाई भी कर रहे थे और समाजवादी पार्टी का काम भी कर रहे थे। 1992 से लगातार पार्टी का काम शुरुआत किए थे। युवराज दत्त महाविद्यालय से हम काम किया, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की। नेताजी के संपर्क में लगातार रहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी जब राजनीति में शुरुआत नहीं किए थे, उसके पहले से हम लोगों का आना जाना रहता था। हमारा छोटा वाला भाई जो डॉक्टर है, उसका पहले से आना जाना रहता था। हम भी गए, मिले और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की वजह से सक्रिय राजनीति में आगे बढ़े। समाजवादी पार्टी ने कई प्रमुख पदों पे जो जिम्मेदारी दी, उसका पूरी निष्ठा से ईमानदारी से निर्वहन किया। पार्टी ने जिला सचिव बनाया, पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष बनाया, फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिला अध्यक्ष बनाकर हमें जिले की जिम्मेदारी दी और मैं इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से। तो ये जिला अध्यक्ष आप समाजवादी पार्टी के हैं, लखीमपुर बहुत बड़ा जिला है, एक हिसाब से यूपी में सबसे बड़ा जिला है। तो इसका जो जिला अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ या किस तरीके से आपको ये पद मिला, ये आपकी पेश करती है पार्टी की तरफ से पेश करती है? जिला अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे स्वयं बनाया था। 2012 के विधानसभा के चुनाव में हमने पार्टी से निवेदन किया था, माननीय नेताजी से निवेदन किया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया था कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा। नवंदी विधानसभा से हमारी तैयारी भी हुई थी। मुझे आश्वासन भी मिला था कि नवंदी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा। किन्हीं परिस्थितियों बस 2012 में मुझे विधानसभा का टिकट नहीं मिल पाया था, लेकिन जो पार्टी का निर्देश था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ, जो भी प्रत्याशी उतारा गया, पूरे जनपद में आठों विधानसभा में जो प्रत्याशी उतारे गए, जो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई, उसका हमने निर्वहन किया और सभी विधानसभा सीटों पर जा करके पार्टी की मदद की और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। हमारे कई विधायक भी लखीमपुर से जीत कर गए। लखीमपुर से जीत के कई लोग गए, लेकिन आप इस बात पे गौर करेंगे कि लगभग एक दशक से 10 सालों से समाजवादी पार्टी का जिले में टुकड़ा साफ है, एक भी विधानसभा सीट आपके खाते में नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, कहाँ पे चूक हो रही है? 2017 के विधानसभा में और 2022 के विधानसभा में चूंकि पार्टी के विधायक नहीं जीते, लेकिन 17 की अपेक्षा कर 2022 में जो भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे, उनका वोट लगातार बढ़ता गया। सफलता विधायक बनने की नहीं मिली, लेकिन वोट समाजवादी पार्टी का लगातार बढ़ा। 2024 में लखीमपुर की देवतुल्य जनता ने, यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं, खीरी और भराड़ा, दोनों लोकसभा सीटों पे यहाँ की जनता ने और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगा करके दोनों लोकसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी के सांसद बनाने का काम किया और समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का फिर से काम किया। समाजवादी पार्टी की जो 2 लोकसभा की सीट जो जीते आप लोग, उसको आप एक बड़ी जीत मानते हैं अपने नेतृत्व में? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनका सही चयन था, अच्छे प्रत्याशी उन्होंने दिए। खीरी और औरादा से दोनों हमारे नौजवान साथी थे।
खीरी से जो सांसद माननीय उत्कर्ष शर्मा जी हैं, वो पिछले 2 बार विधायक भी रह चुके थे। और से सांसद माननीय आनंद भुरिया जी हैं, वो भी पहले एमएलसी रह चुके थे और 2014 का लोकसभा चुनाव भी दोबारा से लड़ चुके थे। अनुभव अच्छा था, हमारे प्रत्याशी अच्छे थे और पूरी जो टीम थी, समाजवादी पार्टी जनपद की टीम पूरी संगठित होकर टीम ने मदद की और जनता जनार्दन का पूरा सपोर्ट मिला। इसी वजह से हम लोग यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से दोनों सीटें जिताने में कामयाब हुए। अच्छा, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को लेकर आप क्या मानते हैं? कैसा उनका नेतृत्व कैसा मिल रहा है? पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में युवाओं के हृदय सम्राट के रूप में, महिलाओं को बड़े पैमाने पर सम्मान देने वाले, बुजुर्गों को सम्मान देने वाले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लोकप्रिय हैं और इतने सरल स्वभाव के हैं। हर कोई नेता, कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर अपनी बात रख लेता है। जहां भी उन्हें कोई आमंत्रित करता है, भरसक प्रयास करते हैं वो पहुंचने का। छोटे से छोटे कार्यकर्ता के यहाँ, बड़े से बड़े नेता के यहाँ जो भी आमंत्रित करता है वहां आने का काम करते। इतने सरल स्वभाव के नेता हमने किसी दल में नहीं देखा। आप देखेंगे कि इधर कुछ सालों से इनका जो ग्राफ है पॉपुलरिटी का वो बढ़ता जा रहा है अखिलेश यादव जी का। तो आप क्या मानते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बनके उभरी। देश में सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभरी है और वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व के कारण। और जो पीडीए का सूत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, वो पीडीए का सूत्र लोकसभा में भी काम किया, इस समय भी काम कर रहा है। क्योंकि इस समय पूरे देश में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, अन्य जगह के बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेजने का काम किया षड्यंत्र के तहत। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने निर्भीक हैं, मुखर होकर अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे रहा है तो केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी पूरे देश में। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव में अगर कंपेयर करें तो राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इंडिया गठबंधन जो बना था उसी के तहत लोकसभा चुनाव लड़े गए थे और आगे भी संभवतः उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो हम बात की बात करेंगे कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी का जो गठजोड़ है, इसकी जो गठित है, इसी से राजनीति आगे बढ़ती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। राजनीति में परिस्थितियां दोस्त और दुश्मन बनती है। हर दल चाहता है कि हम आगे बढ़े और ये संभव भी है जब एक अच्छा सामंजस्य बना के, अच्छा गठजोड़ बना करके जो राजनीतिक दल आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से वो सहयोग करते हैं। अच्छा, आज भी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में पार्टी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, क्षेत्रीय आधार पे हो रही है। क्षेत्रीय पार्टियों पे इस पे बहुत सारे आरोप लगते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जाति और धर्म की राजनीति तो प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाएं आहत करके, उनकी भावनाएं उकसा कर करके
धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों को जातियों में बांट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और केवल सत्ता प्राप्त करना ही उनका मकसद है, जबकि समाजवादियों का, हमारे सिद्धे नेता जी कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी का लक्ष्य केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन का है। व्यवस्था परिवर्तन है आपका मुख्य लक्ष्य, लेकिन आप भाजपा की जो राजनीति है उसको किस नजरिए से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके की भेदभाव की राजनीति करती है। इतने बड़े पैमाने पे भेदभाव आपके जनपद में ही देख लीजिए। छोटे अधिकारियों को बड़े अधिकारी किस तरीके से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पलिया में एक परस्पर समिति है, वहां के जो सचिव थे उनको बड़े अधिकारियों ने इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा और वो जैसा कि उनके नोट में, सुसाइड नोट में आया है कि उन्होंने कूद कर नदी में सुसाइड कर लिया। इसी तरीके से एक डिप्टी सीएमओ थे, उन्होंने कितने आरोप लगाए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की भी बात कही। तो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय उत्तर प्रदेश में है, ब्यूरोक्रेसी केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहे हमारे जनपद में हो, अभी ईसानगर ब्लॉक में कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा कि एक पानी की टंकी ट्रायल में ही भरभरा कर फट गई। अभी पड़ोस का जनपद सीतापुर है, वहां पानी की टंकी फट गई। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा बजट जल जीवन मिशन के तहत बहुत बड़ा बजट है, सड़कें पूरी खराब करके रख दी हैं, लेकिन जल जीवन मिशन का जो बजट है वो जनता को कहीं से स्वच्छ जल नहीं दे पा रहा है। वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य, अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, लखीमपुर जनपद में हालात हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य की व्यवस्था लगातार बदहाल बनी है। एक हृदय का डॉक्टर तक ये सरकार जनपद को नहीं दे पाई। अभी तक स्वास्थ्य के बारे में आपने देखा कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उनमें सरकारी दवाएं मिल रही। सरकारी दवाएं प्राइवेट नर्सिंग होम में कैसे पहुंची? बड़े पैमाने पे सरकारी दवाएं एक्सपायर हो करके ट्रकों दवाएं जो है बाहर फेंकी जा रही हैं, जबकि जो गरीब आदमी अस्पताल में इलाज कराने जा रहा है उसको बाहर से दवा पर्चा लिखा जा रहा है। अस्पताल में गरीबों को दवाएं नहीं मिल रही, वही दवाएं एक्सपायर होकर के बाहर फेंकी जा रही हैं। यदि गरीबों को वो दवाएं दे दी जाए तो शायद उनका अच्छे से इलाज भी हो सके और उनका पैसा भी बचे जो दवाएं वो बाहर से खरीदते हैं। इतनी मेहनत से किसी ना किसी तरीके से पैसे का इंतजाम कर करके, कर्जा पानी ले करके गरीब आदमी आजकल दवा लेकर अपना इलाज करा रहा है और सरकारी दवाएं फिजूल में बाहर फेंकी जा रही हैं, प्राइवेट अस्पतालों में दी जा रही हैं। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और घोर अनियमितता स्वास्थ्य विभाग में है। स्वास्थ्य विभाग में आपको अनियमितताएं जो दिख रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारी मौतें कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम में होती हैं, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रही? प्राइवेट नर्सिंग होम जनपद में बहुत सारे हो चुके हैं। हमें जो जानकारी मिली है बहुत से प्राइवेट नर्सिंग होमों के रजिस्ट्रेशन भी रिन्यूअल नहीं है। इसके बावजूद पता नहीं प्रशासन कैसे चला रहा है। जनपद का जो सीएमओ है वो अपनी हिटलर शाही में इतना उतारू हो गया है। हमें जो जानकारी मिली है कि आगे से हॉस्पिटल को सीज किया जाता है, नेताओं के पीछे से वहां अस्पताल संचालित हो रहे हैं। तो सीएमओ की मिली भगत से एक तरफ प्राइवेट नर्सिंग होमों में ताला लगाया जाता है
और दूसरी तरफ पता नहीं कैसे मिली भगत है सीमों की, नर्सिंग होमों से क्या है, पीछे से नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की, ये आप लोगों से किसी से शिकायत नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग की ये व्यवस्थाएं जो आपने दी, लेकिन सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में लखीमपुर जिले में कांग्रेस कार्यालय पे हाथापाई हुई और वीडियो भी आई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारी महिला नेतृत्व के जो लोग थे वो लोग पाए गए। और आप उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका तो गठबंधन है, लेकिन आप लोगों में से कोई भी बड़ा नेता उसके लिए उनके नहीं आया था। कलेक्ट्रेट गेट के सामने कांग्रेस का कार्यालय है और जिस तरीके से उपद्रव किया गया कांग्रेस के कार्यालय में, ये घोर निंदनीय है। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं थी और लोग थे, जिस तरीके से कार्यालय में घुसकर तोड़ फोड़ की और जो महापुरुषों की फोटो थी उसको तोड़ा, उनको फेंका और उनको फाड़ा, ये बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस कार्यालय पे हमला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुनियोजित तरीके से महिलाओं को आगे करके किया है। समाजवादी पार्टी इसकी बहुत निंदा करो। तो आपको क्या लगता है कि 2027 में कमबैक होगा समाजवादी पार्टी को? 2027 का कमबैक तो 2024 से शुरू हो चुका है। जनता पूरी तरीके से भाजपा से परेशान है। किसान को जब डीएपी की जरूरत होती है तो समितियों के डीएपी नहीं मिलेगी, एनपीके नहीं मिलेगी। आगे आपने देखा पूरे जनपद में यूरिया खाद के लिए पूरा पूरा दिन किसान लाइन में लगा रहा, एक एक दो दो बोरी के लिए किसान लाइन में लगा रहा। आज के ही पेपर में आप देखिए कितने बड़े पैमाने पे जनपद की खाद नेपाल भेजी जा रही है, उसकी तस्करी की जा रही है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। लेकिन किसान को जब खाद की जरूरत होती है, चाहे डीएपी हो चाहे यूरिया हो, उसको समय से उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। किसान आज बहुत परेशान है। बाढ़ की विभीषिका जनपद के अधिकांश हिस्से में है। किसानों की धान और गन्ने की काफी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यहाँ तक कि कुछ किसानों की संपूर्ण फसलें नष्ट हो गई हैं। हम लोगों ने भी बाढ़ क्षेत्र में जाकर के निरीक्षण किया है। बाढ़ से किसानों की फसलें चौपट हुई हैं, जिनका अभी तक शासन से मुआवजा नहीं मिल पाया है। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदया से एक ज्ञापन के माध्यम से उन्हें यह अवगत कराया है। जिन किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं, जिन गाँवों में लोगों के घर कट गए हैं, किसानों की जो हजारों बीघे जमीनें कट गई हैं, उनका मुआवजा शीघ्र दिया जाएगा। और जो हमारा अंतिम सवाल है कि जो लखीमपुर की सदर की जो सीट थी उस पे 2 बार कैंडिडेट रहे, उसका शर्मा मतलब जो इस समय सांसद है, तो यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट आएगा, कोई नया चेहरा? लखीमपुर सदर चाहे जनपद की 8 विधानसभा है, कैंडिडेट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं। हम लोगों से रिपोर्ट मांगी जाती है कौन बेहतर चुनाव लड़ सकता है, कौन कैंडिडेट किस तरीके से सामंजस्य बिठा करके चुनाव लड़ेगा और कौन विजयी होगा, किसके पक्ष में समीकरण है, ये रिपोर्ट हम लोगों को देनी होती है। कैंडिडेट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं। सदर में भी वही कैंडिडेट तय करेंगे और जो जनपद की अन्य सीटें हैं वहां भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की कैंडिडेट तय करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए।